नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया का खास कार्यक्रम जनहित और मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आज जनहित में जनता से जुड़े एक खास मुद्दे को लेकर हम विस्तार से बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको हम कुछ अहम खबरें बताते हैं। इसके बाद खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में होगा, इन्हीं पर विस्तार से होगी बातचीत। बरेली से अहम खबर आपको बताते हैं, जहां पर हिस्ट्री शीटर की गोली मारकर हत्या कर दी गई और पुलिस कर्मियों के सामने ही हिस्ट्री शीटर की हत्या की गई है। थाना प्रेमनगर के पास हत्या को अंजाम दिया गया। सट्टा कराने के आरोपितों ने हिस्ट्री शीटर को गोली मार दी। बाइक सवार हत्यारों ने 8 गोलियां दागी हैं। हिस्ट्री शीटर अजय को पहले से अपनी हत्या का अंदेशा था। पुलिस को प्रार्थना पत्र देने के बाद भी सुनवाई नहीं हुई। बरेली में अपराधियों के हौसले किस कदर बुलंद हैं, ये आप इस घटना से अंदाजा लगा सकते हैं। बरेली के थाना प्रेमनगर की यह पूरी घटना बताई जाती है। हिस्ट्री शीटर अजय को पहले से ही अपनी हत्या का अंदेशा था। पुलिस के कहने के बाद भी यहां पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। यह अहम खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर बरेली में हिस्ट्री शीटर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। तो देखिए, हिस्ट्री शीटर की गोली मारकर हत्या किए जाने की बात सामने आई है और सबसे बड़ी बात ये कि पुलिस के सामने ही यहां पर गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। और इन सब के बाद पुलिस के इकबाल पर भी एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि आखिर क्या बदमाशों में पुलिस का कोई भी डर नहीं बचा है, कोई भी इस्तकबाल नहीं बचा है, क्योंकि पुलिस के सामने ही इस तरीके की वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है। पुलिस कर्मियों के सामने हिस्ट्री शीटर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बाइक सवार हत्यारों ने 8 गोलियां दागी हैं। यह अहम खबर है बरेली से, जहां पर हिस्ट्री शीटर अजय को पहले ही अपनी हत्या का अंदेशा था। 9:30 बजे एक सूचना मिली कि थाना बारादरी क्षेत्र में युवक को गोली लगी और 3 अज्ञात बदमाशों ने उसको गोली मारी। मौके पर ही एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हो गई। बाकी जो 2 अन्य व्यक्ति थे उनके साथ जो सर अभियुक्त थे वो मौके से फरार हो गए थे। उन दोनों व्यक्तियों की पहचान कर ली गई और थाना बारादरी और प्रेमनगर की संयुक्त टीमें बना दी गई और जल्द ही उन दोनों व्यक्तियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित कर ली गई। जो व्यक्ति है उसकी शिनाख्त हो चुकी है और वो प्रेमनगर क्षेत्र का ही रहने वाला है। प्रेमनगर का हिस्ट्री शीटर है और उस व्यक्ति को घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहाँ जिला अस्पताल में उसको मृत घोषित कर दिया। तो आपने देखा कि किस तरीके से बरेली में पुलिस कर्मियों के सामने ही एक हिस्ट्री शीटर की हत्या हो जाती है, जो पुलिस के इस्तकबाल पर कई सारे सवाल खड़े कर गई है। आगे एक और खबर आपको हम बताते हैं, वो है खबर लखनऊ से, जहां पर कोरोना काल में पैरोल पर छूटे 43 कैदी अब लापता हो गए हैं। हिस्ट्री शीटर को भी पकड़ने में पुलिस पूरी तरीके से नाकाम है। पैरोल पर निकलने के बाद नहीं हुआ सिलेंडर। पुलिस कर्मियों की साठगांठ सामने आ रही है। खुलेआम घूम रहा शातिर अपराधी पीयूष मिश्रा। वरिष्ठ जेल अधीक्षक ने पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखा है। जेल प्रशासन ने इनकी गिरफ्तारी के लिए कई पत्र लिखे हैं। ये कैदी पुलिस को खोजे नहीं मिल रहे हैं। जेल प्रशासन ने इनकी गिरफ्तारी के लिए कई पत्र लिखे और 1.5 साल से लापता कैदियों का अब तक कोई सुराग नहीं लगा है। लापता कैदियों की गिरफ्तारी के लिए कवायद भी शुरू हो गई है। वरिष्ठ जेल अधीक्षक ने कैदियों की तलाश के लिए पत्र लिखा है, लेकिन अब तक इन कैदियों का कुछ भी पता नहीं चल सका है। यानी कि साफ तौर पर पुलिस की कार्यशैली पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। पुलिस को क्योंकि ये कैदी ढूंढे नहीं मिल रहे हैं, जबकि हिस्ट्री शीटर खुलेआम घूम रहे हैं। जेल प्रशासन ने गिरफ्तारी के लिए कई पत्र लिखे हैं। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं लखनऊ से। 1.5 साल से लापता कैदियों का कोई भी सुराग नहीं पता चला है। इन कैदियों का कोई भी सुराग नहीं लगा। हालांकि गिरफ्तारी के लिए अब कवायद भले ही शुरू कर दी गई है, लेकिन कोई भी जानकारी इनके बारे में अब तक हासिल नहीं हो सकी। जेल अधीक्षक ने कैदियों की तलाश को लेकर पत्र भी लिखा है, लेकिन कोई जानकारी न मिलने की बात सामने आई है। तो हिस्ट्री शीटर को पकड़ने में पुलिस पूरी तरीके से नाकाम है। पैरोल पर निकलने के बाद भी सरेंडर नहीं हुआ है। तो देखिए, ये दोनों ही खबरों को हमने आपको बताया। एक तरफ बरेली में, जहां पर पुलिस के सामने ही हत्या कर दी जाती है। अब आप सोचिए, पुलिस प्रशासन पर, पुलिस पर जिम्मेदारी होती है अपराधों पर लगाम लगाने की, अपराधों को रोकने की, लेकिन क्या हो अगर उसी पुलिस के सामने अपराधी बेखौफ होकर हत्याओं को अंजाम देने लगे। और ये कोई पहली घटना नहीं है जिसमें पुलिस की नाकामी सामने आई हो, पुलिस का फेलियर सामने आया हो। इसके पहले उत्तर प्रदेश में माफियाओं को जिस तरीके से खुलेआम सड़कों पर मारा
मारा गया, जिस तरीके से लखनऊ राजधानी के भीतर, कोर्ट के भीतर लोगों ने जिस तरीके से गोलियां चलाई हैं, वो पुलिस की कार्यशैली पर हजारों सवाल खड़ी कर रहा है। और इसी के साथ लखनऊ में पैरोल पर जो जिस तरीके से कैदी गए थे बाहर, अब तक उनका कोई पता नहीं चल सका है और यह भी पुलिस के सामने एक बड़ा फेल्यूर बनकर खड़ा हो गया है। और साथ ही बहुत सारे सवाल भी खड़ा कर रहा है कि आखिर क्यों पुलिस इतनी लापरवाही के साथ काम कर रही है। आज इसी मुद्दे पर हम विस्तार से बातचीत करेंगे। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ेगा। सबसे पहले उनसे हम आपका परिचय करवाते हैं। A.K. जैन साहब हमारे साथ में, पूर्व डीजीपी हैं। प्रमिला मिश्रा जी अधिवक्ता हाईकोर्ट की ओर से जुड़ चुकी हैं। दीपक चतुर्वेदी जी हैं, जोनल हेड बरेली से हमारे साथ में हैं। और साथ ही पवन तिवारी हमारे संवाददाता लखनऊ से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले रुक कर लेते हैं पवन तिवारी का। लखनऊ से हमारे साथ हमारे संवाददाता हैं, उनसे जानते हैं विस्तार से खबर को, उसके बाद चर्चा करेंगे। पवन, आप बताइए, कोरोना के समय पर कई सारे कैदियों को पैरोल पर बाहर निकाला गया था क्योंकि महामारी थी, जेलों में भी ये महामारी फैल रही थी, लेकिन अब पुलिस इन कैदियों का एक सुराग तक नहीं लगा पा रही है। पुलिस आखिर इतनी लापरवाह कैसे हो गई? भाई, ये तो वो प्रदेश है जहां पुलिस का गुणगान करते सरकारें नहीं थकती थी, और अब यही उत्तर प्रदेश की पुलिस इतनी लापरवाह हो गई कि पुलिस के सामने अपराधी बेखौफ होकर गोलियां चलाते हैं, अपराधियों की हत्या हो रही है, पुलिस अभिरक्षा में लोगों की हत्या हो रही है। कैसे विश्वास करेंगे? अरे पुलिस तो खुद की रक्षा नहीं कर पा रही है, या आम जनता की रक्षा कैसे करेगी? जी, आपको बता दें, जिस तरह से लखनऊ के कोर्ट परिसर में संजीव महेश्वरी जीवा की हत्या कर दी गई थी, उसमें कहीं न कहीं पुलिस का जो इस्तेमाल था वो पब्लिक से हटा है। उसी तरह जो कोरोना काल में जब महामारी फैली थी, 122 जो कैदी हैं उनको पैरोल पर रिहा किया। शासन से जो है एक आदेश आया था कि जो 7 साल से जिनको कम सजा मिली है उनको रिहा करने का आदेश आया था। उस पर 122 कैदियों को रिहा किया गया था। उन 122 कैदियों में लगभग 43 कैदी अब भी जो है फरार चल रहे हैं, जिसके लिए जो जेल अधीक्षक है उसने उन्होंने पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखकर उन कैदियों को पकड़ने की बात कही है। लेकिन 43 कैदी जो अभी तक फरार चल रहे हैं उनको पुलिस पकड़ नहीं पा रही। कहीं न कहीं पुलिस का जो तंत्र है उसमें कुछ न कुछ खामियां नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरह ये कैदी फरार हुए हैं, 43 कैदी एक बड़ी संख्या है और उनको पुलिस पकड़ नहीं पा रही। कहीं न कहीं उनके लिए बड़ी चुनौती साबित हो रही है। और पुलिस जो लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट है, जो यहाँ पर व्यवस्था सुधारने के लिए तो कमिश्नरेट बनाया गया था और इसकी दुरुस्त की जो है चर्चा भी लगातार की जा रही थी। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर आजकल जो संजीव महेश्वरी हत्याकांड कोर्ट परिसर के अंदर हुआ, उसके बाद जो 43 कैदी हैं, जो हिस्ट्री सीटर उसमें कई लोग हैं, क्योंकि अभी तक पुलिस उनको पकड़ नहीं पा रही है। बिल्कुल, देखिए, पुलिस के सामने ये बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर क्यों नहीं पकड़ पा रही। और सबसे बड़ी बात ये कि कई मामलों में तो पुलिस की मिली भगत भी सामने आती है, क्योंकि हिस्ट्री शीटर खुलेआम घूम रहे हैं, लोगों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आती हैं, बावजूद इसके आखिर पुलिस इन तक कैसे नहीं पहुंच पा रही है? ये तो कहीं ना कहीं पुलिस की संलिप्तता और मिली भगत भी दिखाता है। ठीक है पवन, आपके पास वापस लौटेंगे। एक दर्शक जुड़ चुके हैं, उनको जोड़ लेते हैं। हमारे साथ में मानेंद्र जी हैं इलाहाबाद से। मानेंद्र जी, बहुत स्वागत आपका। क्या राय है आपके इस मुद्दे पर? हम ये अभी आपका मैं न्यूज देख रहा था, तो आपने दिखा रहे थे कि 43 लोग पेरोल पे छूटे हैं और वापस नहीं आए जी। मैं तो सबसे पहले ये कहना चाहूंगा कि जो दोषी है उसको तो आप लोग दोषी ठहरा नहीं रहे हैं। पुलिस पे इशारे फगड़ा ले आके आप लोग फोड़ देते हैं। पहले वो वकील कहाँ गया जो वकालतनामा लगा के 43 लोगों को जमानत कराया है? वो जेल में गया, अदालत ने उसको जेल भेजा। दूसरी बात यह है कि वो जज ने पेरोल क्यों दिया? पुलिस पकड़ कोरोना के वक्त पर कई सारे कैदियों को रिहा किया गया था, कई सारे जो उम्रदराज कैदी थे उनको भी रिहा किया गया था, क्योंकि कोरोना महामारी जेलों के भीतर भी पहुंच रही थी। खैर, देखिए, अलग अलग लोगों की अपनी अपनी राय है। बहुत शुक्रिया आपका मानेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात यहाँ पर रखने के लिए। और एक और दर्शक हमारे साथ में है, उमेश जैन साहब हैं। बहुत स्वागत आपका भी सर। क्या राय है आपकी? नमस्ते मैडम जी, बताइए। नमस्ते मैडम जी नमस्ते, अपनी बात बताइए। नमस्ते मैडम। आवाज ठीक से आ नहीं रही है, या तो वो हमें सुन नहीं पा रहे हैं। जी उमेश जी, आप अपनी बात को पूरा करिए, सवाल बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? मैडम, मैं ये कहना चाह रहा था कि उत्तर प्रदेश में पुलिस का डर बिल्कुल समाप्त हो चुका है। यहाँ पर किसी पुलिस पर किसी का कंट्रोल नहीं है, ना मॉनिटरिंग है, और अब अपराधी जो है खुलेआम घूम रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, अपराधियों में पुलिस का खौफ नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका उमेश जी अपनी बात यहाँ पर रखने के लिए। एक और दर्शक हैं, उनको भी जोड़ लेते हैं जल्दी से, उसके बाद चर्चा शुरू करते हैं। प्रेम जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं चेन्नई से। प्रेम जी, स्वागत आपका, अपनी बात रखिए। नमस्कार मैम जी। मैम, खाली मैं ये बोलता हूँ कि कोतवाल भय सैया तो डर काहे का। आप सोचिए, जब हमारे माननीय लोग
सीएम, पीएम और केंद्र के गृह मंत्री ये बोल के चले जाते हैं कि प्रदेश में कहीं भी अपराधी नहीं है, तो अपराधी किससे डरेंगे? इसका मतलब है ये अपराधियों को संरक्षण खुद दे रहे हैं। अदरवाइज इतना अपराध नहीं हो सकता है। कैसे होगा जबकि उनकी दुनिया में वाई हो रही है कि हमारे सीएम साहब इतने कड़े आदमी हैं, उनको फ्रांस में बुलाया जा रहा है कि अपराध को मिटाइए। तो यहाँ कैसे अपराध हो सकते हैं? इसका मतलब है ये इनको संरक्षण दे रहे हैं और नाम लगा देंगे थोड़े दिन में कि अपोजिशन पार्टी के घर में छुपे हुए हैं ये अपराधी। मैम ये आप देखिए, न्यायालयों में अपराध हो रहे हैं जहाँ पे हमारी सुरक्षा नहीं हो सकती है, हॉस्पिटलों में अपराध हो रहे हैं, शिक्षण संस्थाओं में अपराध हो रहे हैं, सड़कों पर खुलेआम अपराध हो रहे हैं। जो पुलिस अपराध करने को नहीं रोक पा रही है, इसका मतलब क्या है? उनके आका लोग इनको संरक्षण दे रहे हैं। यानी पुलिस की भी देखिए, दर्शकों का मानना है कि पुलिस की संलिप्तता भी है। अगर ऐसा ना हो तो कहीं ना कहीं इतने मंसूबे अपराधियों के बुलंद नहीं हो जाएंगे कि पुलिस के सामने ही वो घटनाओं को अंजाम दे देंगे और पुलिस का कोई भी डर उनमें नहीं बचेगा। एक और दर्शक हमारे साथ में है, प्रेम जी शुक्रिया आपका। राजवीर जी हमारे साथ में है कानपुर से। राजवीर जी स्वागत आपका, अपनी बात रखिए। हेलो जी। हेलो मैडम, नमस्कार। जी नमस्कार, अपनी बात बताइए। मैडम ये है जो आज कार्यक्रम चल रहा है तो पुलिस की छवि तो खराब होती है, साथ में सरकार की भी छवि खराब हो रही है। क्योंकि अगर ये सुधार नहीं किया जाएगा, गलती के बाद ध्यान दिया जाता है। कहा चाहिए पुलिस को, पुलिस वालों को पहले कुछ इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। जब हो चुका होता है तब ध्यान दिया जाता है, फिर तमाम छापा की जाती है। तो इसको कम से कम पुलिस को ध्यान रखना है। कई 1-2 कांड पे हुए, कई कांड हो चुके हैं, तो इस पर ध्यान देना चाहिए पुलिस को और सरकार को भी ध्यान देना चाहिए, थोड़ा सख्ती करनी चाहिए इस पर। ठीक है, बहुत शुक्रिया राजवीर जी आपका अपनी बात रखने के लिए। जलीस खान हमारे साथ में जुड़ चुके हैं हमीरपुर से। जलीस जी लेकिन हाँ ये जरूर है कि पुलिस अपना काम कर रही है और उसमें अच्छे लोग हैं, उनको तारीफ की जाना चाहिए और जो कहीं अगर कुछ गड़बड़ियां है वो भी दुरुस्त की जाती है। जहाँ तक योगी महाराज की पुलिस का प्रश्न है, उसको पूरी कड़ाई से नियंत्रण करती है, लेकिन क्योंकि इंसानी पुलिस है, कहीं ना कहीं कोई अगर नेग्लिजेंस हो रही है तो इसमें पूरे सिस्टम को आप दोषी ठहरा दें, ये किसी भी प्रकार से उचित नहीं। बहुत शुक्रिया जलीस जी आपका। सुरभि जी हमारे साथ में है मेरठ से। जी सुरभि, बहुत स्वागत आपका, क्या राय है आपकी? हाँ, मेरी राय है कि पुलिस का कंट्रोल तो है मेरठ में, पर अपराध बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, जिसके कारण हमें पुलिस की भर्ती भी बहुत ज्यादा बढ़ानी चाहिए। लोकल पुलिस को बढ़ाना चाहिए। और ठीक है, देखिए यानी आपको लगता है कि पुलिस पूरी तरीके से अपराध पर लगाम लगा पाने में नाकामयाब साबित हो रही है। बहुत शुक्रिया सुरभि जी आपका। अपनी चर्चा पर हम वापस आते हैं, आगे और दर्शक जुड़ेंगे, उनके भी सवालों को हम लेंगे, उनकी राय को जानेंगे। लेकिन दीपक चतुर्वेदी जी हमारे साथ में हैं, जोनल हेड बरेली हैं। दीपक जी आप बताइए, बरेली में पुलिस के सामने हत्या हो गई, अभी लखनऊ को लेकर हम बात कर रहे थे और जनता ने भी यही बात कही कि पुलिस की मिलीभगत है, पुलिस की छवि खराब हो रही है, सरकार की छवि खराब हो रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आखिर पुलिस क्यों इस तरीके के काम कर रही है, क्यों इतनी ज्यादा लापरवाह हो गई पुलिस, या पुलिस का खौफ इतना कम हो गया कि पुलिस का डर ही नहीं रह गया, पुलिस के सामने गोलियां चल रही हैं, ये जंगल राज बन गया है। अनम्यूट करें सर, उसके बाद अपनी बात शुरू करें। बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा कि बरेली के थाना प्रेमनगर में जो है वो 2 गुटों के आपसी संघर्ष की रंजिश को जो है वो खूनी संघर्ष में बदल गया है और सरेआम चौराहे पर रात के 9 बजे जो है वो 3 लोग मिलकर एक हिस्ट्री शीटर जो था अजय वाल्मीकि, उसको सरेआम चौराहे पर गोलियों से उड़ा देते हैं और भरे चौराहे पर थाना प्रेमनगर के सामने जो है वो लगातार 8 राउंड फायर करते हैं, जिसमें कि 2 फायर जो है वो अजय वाल्मीकि के कनपटी पर और सिर पर 7 गज निशाना साधते हैं, जिससे कि उसकी मौत हो जाती है। लेकिन उससे पहले वो उतर कर भागने की कोशिश करता है थाने की तरफ और थाने के पास जो है वो लगातार सिपाही भी वहां मौजूद थे, बचाने की कोशिश की गई, लेकिन अपराधियों के हौसले इतने बुलंद थे कि उन्होंने पुलिस के सामने ही बिना डरे उस बिल्कुल, देखिए यानी साफ तौर पर पुलिस का कोई डर नहीं बचा है। सबसे बड़ी बात यह कि आखिर अपराधियों के हौसले इस कदर कैसे बढ़ जाएं कि पुलिस के सामने वो हथियार हाथों में उठा लें। ये पुलिस पर बहुत शर्मनाक बात है। पुलिस को इस बात पर सोचना चाहिए कि कैसे वो अपना इस्तकबाल कायम करे। कहीं ऐसा तो नहीं पुलिस की सिर्फ उन माफियाओं, उन लोगों को पकड़ने में, उनके ऊपर एक्शन लेने में लगी हुई है जिनका नाम है, लेकिन इस
के चलते नए अपराधी जन्म ले रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। अपनी कार्यशैली पर, अपने कार्यप्रणाली पर विचार करना चाहिए उत्तर प्रदेश की पुलिस को। ठीक है, एक दर्शक हैं, उनको जोड़ते हैं, उसके बाद जैन साहब के पास जाएंगे। गिरीश शुक्ला कानपुर से जुड़े हुए हैं। गिरीश जी, स्वागत आपका, क्या राय है आपकी? मैं ये कहना चाहता हूँ कि पुलिस के ऊपर आक्षेप लगाना उचित नहीं है। पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है, ऐसी बात नहीं है, काफी सहयोग कर रही है, नहीं तो हम एक दिन घर में न रह पाए। जो अराजकता फैली है, समाज आज अपराधी हो गया है। ये समाज की जिम्मेदारी थी कि वो पुलिस तक ये इन्फॉर्मेशन तो कम से कम दे ही सकती कि 43 आदमी कहाँ छिपे हुए हैं, लेकिन आज तक किसी ने बताया कि कहाँ छिपे हुए हैं। छिपे तो हमारे ही आपके बीच में है वो लोग, और जब तक आप पुलिस को बताएंगे नहीं तो पुलिस के पास ऐसा कोई यंत्र नहीं है कि वो उस स्थान तक पहुंच सके जहां अपराधी छिपा हुआ है। वो आप ही को बताना पड़ेगा, किसी रूप में बताएं आप, चाहे आप फोन द्वारा बताएं, चाहे ईमेल द्वारा बताएं, चाहे कैसे भी बताएं। तो हम कोई सहयोग पुलिस को नहीं करते हैं, पुलिस सहयोग विहीन है। ऊपर से राजनेताओं का बहुत ज्यादा दबाव है उनके ऊपर, और एक तरफ माफियाओं का दबाव है उनके ऊपर। ये हमारे ही बच्चे हैं जो पुलिस में काम कर रहे हैं, इनकी रात दिन मेहनत आप देखिए पहले। ठीक है गिरीश जी, बहुत शुक्रिया आपका अपनी बात यहाँ पर रखने के लिए। देखिए, लोगों को लगता है कि पुलिस अपना काम कर रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि अगर काम कर रही है तो अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हुए कैसे? अपराधी बीच सड़क पर खुलेआम बंदूकें लेकर टहल रहे हैं, कभी भी पुलिस के सामने किसी को गोली मार दी जाती है। और अगर पुलिस इस तरीके से काम कर रही है तो हम सवाल पुलिस से पूछेंगे। हमारे साथ में ए.के. जैन साहब हैं, पूर्व डीजीपी। सर, बहुत स्वागत आपका हमारे साथ में। अभी फिलहाल उनके नहीं जुड़े हुए हैं ए.के. जैन साहब, जैसे ही जुड़ेंगे उनसे सवाल करेंगे। और मेहमान हैं नितेंद्र यादव जी हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, इनको जोड़ लेते हैं। नितेंद्र जी, उत्तर प्रदेश पुलिस की तो खूब तारीफें होती थी, आज आपके पास मौका है, आप हमला भी बोल सकते हैं सत्ता पक्ष पर, क्योंकि कहा जाता था कि ये वो पुलिस है, या ये सरकार के लोग कहते थे कि भाई हम तो माफियाओं को पाताल से निकाल कर लाएंगे और माफियाओं को रहना दुश्वार कर देंगे। लेकिन यहाँ तो पाताल से लाने की जरूरत नहीं है सर, सड़कों पर घूम रहे हैं, आपकी आंखों के सामने गोली चलाकर चले जाते हैं। जहां पर न्याय होता है, कटघरे में आकर लोगों को गोली मार दी जाती है। किस तरीके का जंगल राज हो गया है सर उत्तर प्रदेश में? पुलिस क्या कर रही है आखिर? गरिमा जी, देखिए, आपने बिल्कुल सही बात कही कि हमला बोलने का समय, लेकिन हम लोग हमला बोलने के लिए बेताब नहीं रहते हैं। देखिए, हम लोग भी नहीं चाहते समाज की व्यवस्था बिगड़े, समाज में कोई अमन चैन बराबर कायम रहे, ऐसी हम लोगों की कामना रहती है। लेकिन ये जब से माननीय योगी जी के नेतृत्व में सरकार है, आप लगातार घटनाएं देखिए कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोग माहौल बनाने की सोशल मीडिया और अपने माध्यम से कोशिश करते हैं कि बिल्कुल जीरो टॉलरेंस का माहौल हो गया और बिल्कुल अपराधी तख्ती टांग कर गले में थाने आ जाता है। ये इवेंट एक आप बना सकते हैं, लेकिन आप देखिए, जब से सरकार और पुलिस का ऐसा गठजोड़ हो गया है कि दिन दहाड़े लगातार घटनाओं का दौर लगातार चल रहा है। एक घटना नहीं है तो देखिए, अभी थाने में आपने बताया कि थाने बरेली के अंदर प्रेमनगर थाने के पास दिन दहाड़े गोलियां चलाई जा रही, 8-8 राउंड गोलियां चला रही, पुलिस देख रही है। आप लगातार सिलसिलेवार देखिए कि पुलिस किस तरीके से अपराधी बन गई है। कि वो क्या गोरखपुर में मनीष गुप्ता की हत्या का मामला रहा हो, पुलिस ने हत्या कर दी। लखनऊ के अंदर विवेक तिवारी की हत्या का मामला रहा हो, किस तरीके से सरेआम पुलिस द्वारा गोली मार दी जाती है। तो पुलिस ही आजकल लगातार अपराधियों को संरक्षण दे रही। पिछली सरकारों में देखिए, थाने के अंदर मंत्री की हत्या कर दी जाती है। आपने देखा इलाहाबाद के अंदर किस तरीके से अपराधी बेखौफ होकर के आज से पुलिस की अभिरक्षा में अभियुक्तों को गोली मार देने का काम हो रहा है। लखनऊ के अंदर आप देख रही हैं कि सीसीटीवी कैमरे में घटनाएं कैद हो रही, महिला जा रही, सड़क चलते चैन छीन करके लोग भाग जा रहे हैं, उसका पर्स छीन करके भाग रहे हैं महिला। लेकिन वजह क्या है? लेकिन नितेंद्र जी, वजह क्या है? एक तरफ तो ये सरकार में कहते हैं लोग, या फिर पुलिस के बड़े अधिकारी कहते हैं कि भाई ये तो माफियाओं पर शिकंजा कस रहे हैं, माफियाओं की फेवरिस्ट उनके पास बहुत बड़ी है, जिसमें टॉप 10 माफियाओं की सूची भी निकाल दी गई है। कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि इन्हीं टॉप 10 को पकड़ने और इन्हीं पर एक्शन लेने के चक्कर में, या फिर ये दिखाने के चक्कर में कि हम तो बहुत काम कर रहे हैं, ये नए अपराधियों जो जन्म ले रहे हैं उन पर नजर ही नहीं जाती, या छोटे अपराधियों पर ये एक्शन लेना चाहते ही नहीं है, क्योंकि इनको तो फुटेज लेनी है कि हमें जिनका नाम है उन्हीं पर एक्शन लीजिए, इससे वाहवाही लूटिए। ये जो छोटे मोटे अपराधी हैं ये बड़े बड़े अपराध करके निकल जाएंगे, फर्क नहीं पड़ेगा इनको। गरिमा जी, पुलिस की व्यवस्था हमारे यहाँ बहुत चाक चौबंद हमेशा से रखी जाती है। उसका जो स्ट्रक्चर है बहुत अच्छा। हम थाने वाइज जो मुखबिर भी होते हैं पुलिस के, थाने वाइज एसआई के साथ साथ जो दरोगा होते हैं, इंस्पेक्टर होते हैं, उनके अंडर में एसआई होते हैं। छोटे छोटे मोहल्लों तक में निगरानी करने के लिए भी लोग होते हैं।
लेकिन हुआ क्या है कि आप पिछले कई जब से सरकार आई तो ये इनका ध्यान आकर्षण करने के बड़े अच्छे अच्छे मुद्दे मिल जाते हैं। ये बड़े बड़े 2-4 नाम लेकर के लगातार मीडिया का भी ध्यान उधर आकर्षित करना, जनता का भी ध्यान आकर्षित, और जैसे गेम प्लान चलाते हैं। आप देख रहे हैं कितने समय से उत्तर प्रदेश के अंदर परमानेंट डीजीपी नहीं मौजूद है। जिस सरकार को के पास डीजीपी परमानेंट नहीं हो, एक ही डीजीपी को कई कई भी चार्ज, उसको एलआईयू का भी चार्ज है, वो मेन पुलिस का भी चार्ज है, ऐसी सरकार से आप बहुत अच्छी लैंड ऑर्डर की व्यवस्था की उम्मीद मत करिए। ये निश्चित रूप से बेपरवाह लोग हैं। ये सिर्फ धर्म और सांप्रदायिक उन्माद की बात करके लोगों का ध्यान आकर्षण करते हैं। आप देख रहे हैं कि महंगाई कहां पर पहुंच गई है। टमाटर 200 रुपए पहुंचने जा रहा है, गरीब की थाली से चटनी तक गायब हो रही है। लेकिन इनका ठीक है नितेंद्र जी, आपके पास आएंगे और मेहमान जुड़े हुए हैं, उनको जोड़ लेते हैं। अधिवक्ता हाईकोर्ट से हमारी हैं प्रमिला मिश्रा जी जुड़ी हुई हैं। प्रमिला जी, स्वागत आपका। प्रमिला जी, अभी कुछ दर्शक हमारे साथ में जुड़े हुए थे, उन्होंने यही कहा कि देखिए पैरोल पर जो लोग बाहर आए थे इनको वकीलों की ओर से पैरोल दिलाई गई थी, जमानत हुई थी, कहीं ना कहीं लोगों की संलिप्तता तो रहती है। आप एक अधिवक्ता हैं और हाईकोर्ट से अधिवक्ता हैं। अभी लखनऊ में हमने देखा था वकीलों ने भी इस बात को लेकर खूब धरना दिया था, वो धरने पर बैठ गए थे कि अधिवक्ताओं की भी सुरक्षा नहीं हो पा रही है, क्योंकि अगर कोर्ट के भीतर अधिवक्ताओं के सामने गोलियां चल रही है तो वो गोली तो किसी को भी लग सकती थी। फिलहाल आप अवगत हैं कि उत्तर प्रदेश में किस तरीके से खुलेआम माफिया लोगों को मार रहे हैं। हमने देखा कि किस तरीके से लखनऊ हो या फिर अतीक अशरफ की हत्या हो, ये सब उत्तर प्रदेश में हुआ है और बीते कुछ दिनों कुछ महीनों की ये घटनाएं हैं जिनको हमने देखा कि किस तरीके से पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रह गई और आंखों के सामने हत्याएं हो गई। कई लोगों ने तो अपनी हत्या का अंदेशा तक दिखाया था, चाहे वो अतीक अशरफ का मामला हो या बरेली में जिस खबर की आज हमने अभी बात की है, यहां पर भी हिस्ट्री शीटर ने कहा था कि मेरी हत्या हो सकती है, बावजूद इसके नाकामयाबी पुलिस के हाथ लगती है। आप इस सबको किस तरीके से देख रही हैं? पुलिस आखिर इस तरीके से काम क्यों नहीं करती? और पैरोल वाले मामले में अधिवक्ताओं का क्या रोल है, उस पर भी जरूर कुछ कहिए। सबसे पहली बात तो ये, अभी जब किसी ने कहा था कि वकीलों को क्यों नहीं पकड़ा, वकील को आप एक वकालतनामा साइन करते हैं कि इनको मैं अपनी तरफ से अपना प्रतिनिधि नियुक्त करता हूँ, अधिवक्ता नियुक्त करता हूँ, तो जो कुछ कहते हैं आपकी जमान वो कानूनी रूप से जाके कोर्ट में कहता है। अधिवक्ता का ये दायित्व तो नहीं होता आप कहीं भाग जाए तो आपको पकड़ के लाएगा। नहीं, बिल्कुल मैं उस बात से सहमत हूँ, वो आम दर्शक है, हो सकता है उन्हें इस बात की जानकारी ना हो। तो वही कॉन्सेप्ट उनका भी क्लियर होना चाहिए। दूसरी बात, जिनको भी छोड़ा गया था कोरोना टाइम में उनको रिहा किया गया था, रिहा किया गया था, उसकी कुछ शर्तें थी। शर्तों के बाद उनकी किसी ने जमानत ली होगी, जिन्होंने जमानत ली थी उनको पकड़ा जाना चाहिए था, और जहां पे उनका रिहाइश था जो उससे जो अटैच किया गया होगा उनकी जमानत के लिए, उस पे कुर्की की जानी चाहिए थी। बहुत सारी कार्रवाई है, इसके लिए ये जरूरी नहीं है कि आप सीधे वकील को पकड़ लीजिए या उनको। और दूसरी बात, अभी ये किसी ने कहा कि खुले आम घूम रहे हैं, तो एक नागरिक होने के नाते क्या हमारा दायित्व तो नहीं होता है कि हम जाके किसी को जाके इन्फॉर्म करें, संबंधित अधिकारी को? और पुलिस का काम अगर है, पुलिस को अगर पता भी चलता है वो फला आदमी सामने घूम रहा है, तो पुलिस के पास जब तक कोई कानूनी कागज नहीं होगा तब तक जाके वो थोड़ी पकड़ लेगी किसी को। सारा दोष पुलिस का ही नहीं दिया जा सकता है, उसमें कहीं ना कहीं हमारी शासन व्यवस्था जो है, प्रशासन है, उसकी गलती है। सारा दोष ना पुलिस का है, ना समाज का है, ना किसी व्यक्ति का है। अगर छोड़ा गया है उनको तो शर्तों के साथ छोड़ा गया था, उन शर्तों को अगर वो लागू नहीं करते हैं तो लेकिन प्रमिला जी, जो हत्याओं वाला मामला, इन हत्याओं वाले मामले पर आप क्या कुछ कहेंगे? और देखिए पुलिस के पास नियम कानून, जिस आप कह रहे हैं ना कि इस मामले में भाई पुलिस के पास जब तक कागजात नहीं होते, गिरफ्तारी वारंट नहीं होता, पैरोल पर छोड़े जाने का मतलब यही होता है कि एक समय सीमा के बाद आपको वापस से सरेंडर करना है, और अगर नहीं कर रहे हैं तो ऐसे मामलों में उनकी अगर वो गुमशुदा है तो उनकी तलाश होनी चाहिए कि आखिर कहाँ है, लापता है तो कहाँ है। ये सब काम तो पुलिस करेगी ना। लेकिन मामले तो ऐसे आ रहे हैं कि पुलिस भाई मिली हुई है, पुलिस ने पैसे खा लिए, पुलिस क्यों ढूंढेगी आपको? आप आराम से घूमिए खुले हवा में, अपराध करते रहिए, आप आम जनता को नुकसान पहुंचाते रहिए। आप नहीं, आपकी इस बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूँ, क्योंकि एक बार पहले मैंने कहा था जब रक्षक भक्षक बन जाए तो आप क्या कर सकते हैं। बिल्कुल। तो ये बात भी बिल्कुल सही है कि पुलिस की मिली भगत के बिना कहीं कुछ भी नहीं होता है। अभी जैन साहब आपके साथ जुड़े हुए थे, जैन साहब के शासनकाल में बहुत अच्छी व्यवस्था थी, उस समय ऐसा कुछ भी नहीं होता था, बहुत टाइट पोजीशन थी और पुलिस भी पूरी तरह से अपने उस पर अच्छा, आप इस पर कुछ कहेंगे कि अभी देखिए किस तरीके के हालात हो गए। अतीक अशरफ मामले में आपने देखा होगा, लखनऊ में कटघरे में खड़े व्यक्ति को गोली मारी गई। मैम, ये बहुत बड़ी बात थी। ये गोली उस आदमी को नहीं मारी गई थी, ये गोली उस सिस्टम को मारी गई थी जो बड़े बड़े दावे करता है। बात है भाई, अदालत में आपने आके गोली चला दी तो बिना, अब उसमें देखिए, अगर जो दीवानी अदालत की व्यवस्था होती है वहां आप कभी जाके देखिए तो वहां पे
इतने मुलजिम आते हैं, कैदी आते हैं और उनके पैरोकार आते हैं, वो उनके ज्यादातर कोर्टों में व्यवस्था है कि उनकी उससे निगरानी से होके निकलेंगे। पर अब क्या करते हैं, ये जो पुलिस वहां पे व्यवस्था के लिए लगाई गई है, वो मॉनिटरिंग करने के बजाय वीडियो गेम खेलते रहते हैं अपने उसमें मैक्सिमम टाइम में। बिल्कुल, यानी लापरवाही तो है ना मैम, आपके ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। आपको पहले ही एक व्यक्ति ये कह रहा है कि मेरी हत्या हो सकती है, वो अंदेशा जता रहा है, वो आपको पत्र लिखकर बार बार अवगत करा रहा है, लेकिन आपको इस बात से फर्क नहीं पड़ता। अरे अतीक अशरफ मामले में तो पूरा देश ये बात जानता था, और क्या हुआ आखिर में? अतीक अशरफ ने भी लेटर लिखा था, लगातार उनके परिवार के लोग भी कह रहे थे कि भाई हत्या की अंदेशा है हमको, लेकिन बावजूद इसके पुलिस अभिरक्षा में हत्या हो गई। खुले राख इस तरीके से 3 लड़के आते हैं, गोलियां चलाकर चले जाते हैं, पुलिस कुछ नहीं कर पाती है। पुलिस के पास सारे हथियार हैं, लेकिन वो तब चलाएगी जब पुलिस का मन होगा। पुलिस तब नहीं चलाएगी जब असल में जरूरत होगी। कैमरों में कैद पूरा वाकया सब कुछ बयान कर रहा था मैडम। ठीक है, और दर्शक, ठीक है मैम, आपके पास आएंगे और दर्शक जुड़ चुके हैं, उनकी राय जानते हैं। राम सिंह जी हमारे साथ में है रामपुर से। राम सिंह जी, स्वागत आपका, क्या राय है आपकी? हमारी राय ये है कि जैसे हम मैं देख रहा था आपका न्यूज चैनल, नमस्कार मैडम जी, तो उसमें सारा दोष सब लोगों ने मिला के पुलिस पे फोड़ते चले जा रहे हैं। अतीक अशरफ को पुलिस ने काफी दिन पहले ही दे चुका था कोर्ट को। 20-20 साल से लोग बंद है, पुलिस ने दे रखी है। कोर्ट न तो कोई सजा देती है न कुछ करती है, जो आता है पुलिस को, क्योंकि पुलिस ऐसी चीज है कि क्लेम आप उसको गाली भी देते हैं तो कुछ कह नहीं पाती है आपको। अभी किसी वकील को कह के देखिए, पूरे इंडिया के वकील एक हो गए, ये जमानत क्यों कराते हैं अपराधियों का? अगर इनके बस का नहीं है, वापस नहीं दे सकते, जमानत क्यों कराते हैं? ये कहते हैं हमारा पैसा है। पैसा तो कानून पैसा थोड़ा ही हो सकता है, कानून के पैसा बताते हैं, पैसा थोड़ा ही कानून हो सकता है। आप पैसा करना है तो आप दुकान खोल लीजिए। ठीक है राम सिंह जी, बहुत शुक्रिया आपका अपनी बात यहाँ पर रखने के लिए। देखिए, पुलिस के पास बहुत अहम जिम्मेदारी है। पुलिस को ये देखना होगा कि प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, क्योंकि अगर ये मेंटेन नहीं रहता है तो प्रदेश में जंगल राज कायम हो जाता है, और इसका असर किसी एक व्यक्ति या किसी पार्टी या किसी दल पर नहीं पड़ता, आम जनता को भुगतना पड़ता है। एक मेहमान और हमारे साथ में कैलाश झांसी से जुड़ चुके दर्शक है हमारे। कैलाश जी, स्वागत आपका, क्या राय है आपकी? मैडम, हमारा ये कहने का तात्पर्य है कि जो 43 कैदी जो फरार हैं अभी तक, जो पैरोल पे गए थे, तो ये वारंटेड हो गए होंगे, तो अभी तक इन्हें पुलिस क्यों नहीं खोज पा रही है? दूसरी बात ये है कि पुलिस की कहीं ना कहीं हीरा हवाली तो होती है। 6/12/20 में मोन्टू यादव हत्याकांड हुआ था झांसी बरुआ सागर में, आज तक मैडम उसके मुलजिम फरार हैं, आज तक नहीं पकड़े गए। जाने कितने SSP और DIG बदल गए होंगे। दूसरी बात मैडम क्या है कि आपका एक चैनल है कि हर रोज एक नई बात उठाता है। तीसरी बात ये है कि केवल अब न्यूज पे एक ही चीज चल रही है, सीमा हैदर ज्योति, सीमा हैदर ज्योति बॉमर है, ISI एजेंट है। अरे ब्रेन मैपिंग करा लो ना, नार्को टेस्ट करा लो ना, बस इसी के पीछे पड़ गए और कोई काम ही नहीं है हमारे इधर। केवल अगर है तो वो के न्यूज के पास है, जो के न्यूज एक नया मुद्दा रोज अपना और अच्छा मुद्दा उठाती है। कैलाश जी आपका, देखिए हम जनहित की बात करते हैं, जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं उनको उठाते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि आम जनता का हित हो और आम जनता के सामने समस्याएं ना हो। शुक्रिया आपका सर। रमेश जी हमारे साथ में है, कानपुर से जुड़ चुके हैं। रमेश जी, स्वागत आपका, क्या राय है आपकी? हेलो जी बताएं। सुरेश अवस्थी जी बताएं। सुरेश अवस्थी बोल रहे हैं जी, माफ कीजिएगा सुरेश जी, स्वागत आपका, बताइए। हाँ मैम, मैं ये कहना चाहता हूँ, जो ये जो कांड होते हैं, इसमें कहीं न कहीं से कोई न कोई ढिलाई होती है, या तो कोई न कोई राजनीतिक नेता दल का उसके ऊपर हाथ रहता है। इसलिए पुलिस भी मजबूर हो जाती है किसी अपराधी को पकड़ना, मुकदमा कायम कर देना, मतलब वो मजबूर हो जाते हैं। मगर क्या करें, मगर ड्यूटी करना है तो अधिकारियों के यहाँ हजूरी करना पड़ता है, मजबूरी वो भी दबे हुए होते हैं। इसलिए उनको खुली छूट होनी चाहिए, खुद से अपनी कार्रवाई कर सके और खुद अपराधी को सजा मिल सके। ठीक है, जो गलत है वो गलत होना चाहिए। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका अपनी राय यहाँ पर रखने के लिए। तो देखिए, लगातार आज हम जनहित में इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं कि आखिर क्यों पुलिस इतनी लापरवाह हो चुकी है कि अपराधी खुलेआम होकर गोलियां चला रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह कि पुलिस ने आखिर क्यों अपराधियों के मन से अपना जो इस्तकबाल है वो पूरी तरीके से खत्म कर दिया है, क्योंकि एक के बाद हो रही घटनाएं कुछ ऐसा ही बयान कर रही है। इसी पर विस्तार से बातचीत कर रहे हैं। अभी फिलहाल हमारे साथ में अंकुर सक्सेना जी भी जुड़ चुके हैं, RLD के प्रवक्ता है। स्वागत सर आपका। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं जनहित में, कहीं मत जाइएगा, छोटे से ब्रेक के बाद चल लौटेंगे। तो 1 साल 1 महीने 1 दिन 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 1
है।
ब्रेक के बाद जनहित में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं कि आखिर पुलिस इतनी लापरवाह क्यों हो गई, क्योंकि जिस तरीके से प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर के साथ अपराधी खिलवाड़ कर रहे हैं, वो पुलिस की कार्यशैली पर हजारों सवाल खड़े कर रहा है। लगातार खास मेहमान हमारे साथ में बने हुए हैं। अंकुर सक्सेना जी अभी जुड़े हैं, आरएलडी के प्रवक्ता है। स्वागत सर आपका बहुत बहुत। अंकुर जी, आपसे जानना चाहेंगे कि अभी देखिए प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और ये वो सरकार है जो कहती है कि हम अपराधियों को जीने नहीं देंगे चैन से, चाहे पाताल में हो या कहीं भी छिपे हो, अपराधियों को निकाल कर लाएंगे और उन पर एक्शन चलाएंगे। ये तो लोगों के घर तक गिरा देते हैं, लेकिन फिर आखिर पुलिस अपना काम क्यों नहीं कर रही है? क्यों अपराधी बेखौफ होकर पुलिस के सामने गोलियां चला देते हैं? क्यों कटघरे में खड़े शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है? कोर्ट जहां पर न्याय होता है, उसी न्याय के मंदिर में अपराध जन्म ले लेता है। अभी बरेली में हमने देखा पुलिस के सामने हत्या हो गई एक हिस्ट्री शीटर की, और 43 कैदी जो है वो पैरोल पर कोरोना के वक्त बाहर आए थे, उनका अब तक कुछ पता नहीं है। आरोप ये भी लगे हैं पुलिस पर कि पुलिस की मिली भगत है, पुलिस उनको वापसी से सरेंडर करने के लिए कोई प्रेशर नहीं बना रही क्योंकि पुलिस ने मिली भगत कर रखी है। क्यों आखिर इस तरीके से जंगल राज मचा हुआ है सर? देखिए गरिमा जी, हाँ। जब योग्यता का स्थान सिफारिश ले लेती है और आपकी पोस्टिंग का पैमाना, आपकी जुगाड़े होती हैं, आपकी एक जाति होती है, आपका एक रिलीजन हो जाता है, तो उस समय जब योग्यता बेमानी हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में जो वर्तमान परिस्थिति जंगल राज का उत्तर प्रदेश में चल रहा है, वो स्वाभाविकता होना है। सबसे बड़ी बात है, उत्तर प्रदेश में आप देखिए भाजपा की सरकार है, निरंतर भाजपा सत्तारूढ़ बनी हुई है। दूसरा उनका लोग 2.0 कहते हैं, मैं 0.2 कहता हूं, क्योंकि फर्स्ट कार्यकाल में भी उनने कोई वर्क नहीं किया और सेकंड कार्यकाल में भी उनने कोई काम नहीं किया है। आप नोटिस करेंगे दो कार्यकाल गुजर जाने के बावजूद उत्तर प्रदेश में जो पुलिस का मुखिया होता है, डीजीपी होते हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस होते हैं, पुलिस महानिदेशक जिनको कहा जाता है, वो भी उनने कार्यकारी बना रखते हैं। आप खुद सोचिए पुलिस के मनोबल पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। कार्यकारी बनाने का मतलब ये हो गया कि जब उनकी इच्छा होगी, अगर उनके अनुसार डीजीपी भी काम नहीं करेंगे तो वो डीजीपी को हटा देंगे। अगर वो पुलिस एक्ट के अनुसार या पुलिस रेगुलेशंस के अनुसार या नियमता वो बनाए, तो कम से कम 3 साल तक जिस भी डीजीपी की पोस्टिंग होगी वो उसको हटा नहीं सकते हैं, और हटाते तो विशेष परिस्थितियों का बकायदा उन्हें स्पष्टीकरण देना होता। तो इन सब स्थितियों से बचने के लिए जब उत्तर प्रदेश में निरंतर आप देखिए एक व्यक्ति बनाए जाते हैं, एक आईपीएस अधिकारी को डीजीपी बनाया जाता है और उससे सीनियर 2-2, 3-3 आईपीएस अधिकारी बैठे हुए हैं, उनका आप हक मार के बना रहे। पुलिस का मनोबल कहां से बढ़ेगा? पुलिस पे जो मनोबल जब पुलिस पर होगा ही नहीं, तो पुलिस क्या एक्शन ले पाएगी अपराधियों के विरुद्ध में? तो ये मनोबल तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के जो माननीय मुख्यमंत्री हैं उनको इस चीज का जवाब और स्पष्टीकरण देना होगा कि प्रदेश को अभी तक वो अपने निरंतर दूसरे कार्यकाल तक क्यों नहीं एक स्थायी पुलिस मुखिया दे पाए हैं, क्यों नहीं स्थायी डीजीपी उत्तर प्रदेश सरकार में नियुक्त किया गया है। ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण विषय वस्तु बनती है। अभी आपने एक शब्द और कहा कि बरेली में जो इस तरीके की घटना हुई, ये तो बरेली की घटना है, ये एक घटना है जो आज घटित हुई और आपके सम्मानित चैनल पर इस विषय में दिखाया जा रहा है। ऐसी घटना तो लगातार आप देखिए हर रोज हर दूसरे दिन उत्तर प्रदेश में घटित हो रही है, जो पुलिस की अभिरक्षा में, न्यायिक अभिरक्षा में हर तरीके से कहीं ना कहीं अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि पुलिस की जो पता नहीं उनके पुलिस के ऊपर कौन सा दबाव है कि ट्रिगर पर उनकी उंगलियां होने के बावजूद वो ट्रिगर दबा नहीं पा रहे। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं ये उत्तर प्रदेश सरकार ने एक नई तरीके की योजना परियोजना को अमल में लाए हैं कि हम कोर्ट के फैसले पर भरोसा नहीं करते, हम बंदूक की गोली के न्याय पर भरोसा करते हैं, और शायद चीफ पब्लिसिटी स्टंट के रूप में कि जनता की मनोभावनाओं को वोट में परिवर्तित किया जा सके और जनता के बीच कहा जा सके कि देखिए हमारे रहते कोई भी अपराधी जो है अपराध करके सुरक्षित नहीं। लेकिन उन कहीं ना कहीं वो इस तरीके से जो लोकतंत्र का स्तंभ है न्यायपालिका, उसका वो लगातार निरादर कर रहे हैं, और आम जनमानस के बीच में जो न्यायपालिका की छवि है, उस न्यायपालिका की छवि के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगने के साथ साथ आम जनता में भय का माहौल भी व्याप्त हो रहा है, और इसके लिए पूर्णतया उत्तर प्रदेश सरकार जिम्मेदार। ठीक है, यानी आपको लगता है सरकार की कमी कहीं ना कहीं है, इसी के चलते पुलिस प्रशासन ठीक से अपना काम नहीं कर पा रहे। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि देखिए प्रशासन का दबाव है। हाँ जी गरिमा जी, इसमें मेरे कहने से नहीं है, आप खुद बताइए ना कि उत्तर प्रदेश में आज की डेट में क्यों नहीं डीजीपी जो है वो स्थायी डीजीपी उत्तर प्रदेश को दिया जा रहा है? क्यों ऐसे डीजीपी को नियुक्त किया जा रहा है जो कार्यकारी के रूप में कार्य कर रहा है, जो 2 महीने 3 महीने 4 महीने में रिटायर हो जाता है, आप उसको डीजीपी बना देते हैं। उसके बाद सीनियरिटी के आधार पर आप डीजीपी नियुक्त करने की जगह एक सबऑर्डिनेट पर्सन को आप डीजीपी नियुक्त कर देते हैं। वो सरकार की केवल चाटुकारिता में व्यस्त रहेंगे कि वो प्रशासन अपनी नौकरी बचाएंगे कि मैं डीजीपी रह के रिटायर हूं, या वो ये देखेंगे कि प्रशासनिक रूप से कि भाई आप जब इस तरीके का कार्य कर रहे हैं, इस तरीके का अपराधीकरण हो रहा है, अपराधियों के हौसले इतने
तेज है, तो क्यों नहीं आप इस तरीके का कार्य कर रहे हैं? एक स्थायी डीजी उत्तर प्रदेश को दे जो सत्ता के दबाव से भी मुक्त होकर कार्य करे और वो कहीं ना कहीं अपराधियों के ऊपर लगाम लगाने के लिए भी पुलिस की हौसला अफजाई करे। ठीक है सर, आपके पास लौटेंगे। अंकुर जी हमारे साथ में और लोग भी बने हुए। दीपक के पास एक बार फिर से चलते। दीपक, पुलिस के सामने ही इस तरीके की वारदात को अंजाम दिया गया था, क्या इस पूरे मामले पर जो स्थानीय शीर्ष पुलिस अधिकारी हैं, उच्चाधिकारी हैं, उन लोगों ने कुछ कहा कि आखिर कैसे अपराधी इस तरीके की वारदात को अंजाम दे गए? जबकि हिस्ट्री शीटर ने खुद कहा था, अंदेशा जताया था कि मेरी हत्या हो सकती है, बावजूद इसके उसे पर्याप्त सुरक्षा क्यों नहीं दी गई? अनम्यूट करें, उसके बाद अपनी बात शुरू करें। दीपक जी, आपको कहीं ना कहीं साफ तौर पर यह जाहिर होगा कि एसपी सिटी राहुल भाटी के पास अजय वाल्मीकि नाम का जो अपराधी जो कुछ ही समय पहले जेल से छूट कर आया था, उसने अपनी हत्या की आशंका जताई थी। इसके लिए उसने प्रार्थना पत्र जो है वो एसपी सिटी राहुल भाटी को दिया था, लेकिन एसपी सिटी राहुल भाटी से जब बातचीत की गई तब उन्होंने साफ तौर पर इनकार किया कि इस बात की जानकारी नहीं है कि उसने इस तरह का कोई प्रार्थना पत्र दिया था कि उसको अपनी जान का खतरा है। लेकिन सरेआम रात में जो है उसको 3 अपराधियों ने मिलकर 8 राउंड फायर करके उसकी हत्या कर दी सरेआम चौराहे पर। और पुलिस वालों के सामने ही, प्रेमनगर थाना के सामने की बात है ये कि पुलिस वहां मुक्त दर्शक बनी खड़ी रही, बचाने की भी कोशिश नहीं की। अपराधी सरेआम फायरिंग करते रहे, लेकिन पुलिस का हाथ, वही बात अंकुर सखेरा जी ने जो कहा कि पुलिस का हाथ जो है वो ट्रिगर पर रखा रहता है, लेकिन दबाने में उनको संकोच होता है कि सरेआम जो है वो अपराधी जो गोलियां बरसा रहे हैं, तो उन पर गोलियां बरसाने में आखिर क्या दिक्कत है? लॉ एंड ऑर्डर दिक्कत रोकने में आखिर क्या दिक्कत है उनको? जी बिल्कुल। देखिए, पवन भी हमारे साथ में बने हुए हैं। पवन, देखिए, हमने देखा था कि किस तरीके से लखनऊ में भी हत्याकांड हुआ था, जिसके बाद लोगों ने कहा था कि अब हम इन चीज़ों को ठीक करेंगे, लेकिन कोई सुधार नहीं हो रहा है। क्या लखनऊ, क्या बरेली या फिर अन्य जगहों की बात कर ले, प्रयागराज में जो घटना हुई पूरे देश ने देखा, हालात सुधर क्यों नहीं रहे हैं? लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई प्रशासन का दबाव रहता है। किस तरीके का दबाव है ये जो एक्शन लेने पर मजबूर कर रहा है पुलिस को? नहीं लेने पर एक्शन नहीं ले पा रहे हैं पुलिस वाले, क्या वजह है आखिर? या पुलिस की संलिप्तता मिली भगत होती है? जी, आज की डेट में बताना चाहूंगा कि पुलिस का काम जो सिर्फ इतना रह गया है कि वो अपराध होने के बाद सिर्फ अपराधियों को पकड़ना, अपराधियों के पीछे जाना, उनके जुर्म की तहकीकात करना, एक आईओ डिप्यूट हो गया उसके बाद गिरफ्तारी करना, ये करना वो करना। लेकिन साफ तौर पर ये पुलिस के इकबाल में कहीं ना कहीं तो इस बात की कमी आई है कि अपराधी सरेआम चौराहों पर जो है वो फायरिंग करता है, किसी को भी मौत के घाट उतार देता है। और पुलिस के इकबाल में कहीं ना कहीं कमी आई है, जो अपराधियों के मन से उनका डर, ठीक है। दीपक, पवन के पास चलते। पवन से मैंने लखनऊ को लेकर सवाल किया था। पवन, लखनऊ में जिस तरीके से हत्या हुई थी, हमने देखा था ना, क्या कोई बदलाव देखने को मिल रहा है? क्या इस सब पर पुलिस की ओर से विचार भी किया गया कि भला ऐसी घटनाएं प्रदेश में क्यों हो रही हैं? राजधानी में हेडक्वार्टर है और राजधानी से ही लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होता है, आखिर क्यों इस तरीके की घटनाओं में कमी नहीं आ रही है? एक के बाद एक घटनाएं बढ़ती जा रही है और पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई है। अरे, पुलिस की छवि भी खराब हो रही है इस सब से। पुलिस पर आम जनता विश्वास नहीं कर पा रही है, यहां तक कि जो लोग जेलों में कैद हैं उनको भी अब डर सताने लगा है। जी, आपको बता दें, जो अभी जल्द में ही जो कोर्ट के अंदर गोली मारकर हत्या की गई थी संजीव महेश्वरी की, उसके बाद पुलिस लगातार इस मामले की छानबीन कर रही थी और इसको लेकर एक हाई लेवल की मीटिंग भी बुलाई गई थी, जिसमें जो प्रदेश के सभी मुखिया शामिल हुए थे पुलिस के। उसके बाद ये कयास लगाया जा रहा था कि अब शायद पुलिस का जो इस्तेमाल है वो फिर से जो है जनता के मन में जागे और पुलिस जो है अच्छा काम करेगी। लेकिन जिस तरह से ये जो 43 कैदियों के अभी तक गिरफ्तार ना होने, अभी तक जो है इनको गिरफ्तार करके वापस जेल में ना भेजने की जो बात सामने है, उससे कहीं ना कहीं फिर से जो है जनता पुलिस के ऊपर सवाल खड़ा कर रही है। क्योंकि जो 43 जो हिस्ट्री शीटर है, तो जो कम से कम 7 साल से की सजा पाए हुए हैं और वो अभी लगातार बाहर फरार घूम रहे हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं पुलिस का जनता का जो है पुलिस के प्रति इस्तेमाल घटा है और पुलिस इसको कायम नहीं कर पा रही है। इस तरह लगातार अपराधी बेखौफ हो रहे हैं और बेखौफ होकर घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं और उसके बाद आराम से सरेंडर कर दे रहे हैं। उससे कहीं ना कहीं जो अपराधी हैं उनको बढ़ावा मिल रहा है और पुलिस कहीं ना कहीं इस मामले में पीछे नजर आ रही है। तो जनता का सवाल पूछना लाजमी है कि बिल्कुल। देखिए, जनता भी सवाल कर रही है और आम जनता ये भी पूछ रही है कि भाई आप हमारी सुरक्षा कैसे करेंगे? पहले तो पुलिस खुद की सुरक्षा कर ले। ठीक है, आप दोनों का बहुत
शुक्रिया दीपक, आपका भी शुक्रिया और पवन आपका भी शुक्रिया। अपनी चर्चा को हम मेहमानों के साथ जारी रखेंगे। देखिए, पैरोल पर निकलने के बाद सरेंडर नहीं हुआ, ये बड़ी बात है और अब तक कोई सुधार पुलिस की कार्यशैली में नहीं हो रहा है। हमारे साथ में खास मेहमान और भी बने हुए हैं, कई मेहमानों का पैनल लगातार भरा हुआ है। प्रमिला जी हैं। प्रमिला जी, आप एक आम नागरिक होने की भी नाते भी बताइए कि आप देखिए एक अधिवक्ता हैं, लेकिन इसके साथ साथ हम इस प्रदेश के नागरिक हैं और इस तरीके से अगर लॉ एंड ऑर्डर जो है वो खस्ताहाल होता रहा तो आम जनता को बहुत जल्दी बहुत बड़ी बड़ी चीजें भुगतनी पड़ सकती हैं। क्यों आखिर इस तरीके के काम हो रहे हैं? एक के बाद एक हादसों के बाद, घटनाओं के बाद पुलिस सबक क्यों नहीं ले रही है? क्या वजह है? देखिए, सारा दोष किसी एक ही संस्था को देना हमारे समझ से न्याय नहीं होगा। हम एक अधिवक्ता होने के नाते एक देश के नागरिक भी हैं, उसको अगर हम पूरी तरह से विश्लेषण करते हैं तो ये देखने में आता है जितने राजनीतिक प्रवक्ता आपके पास बैठे हुए हैं, क्या अपने दिल पे हाथ रख के ये कह सकते हैं कि इनके जब राज्य में होता है या इनके शासनकाल में होता है तो क्या ये पुलिस पर दबाव नहीं बनाते कि हमारे आदमी को छोड़ दिया जाए? ये जाके वहां पे स्थान पे जाके या थानों पे जाके हंगामा करते हैं और पुलिस को सस्पेंड करने की धमकी देते हैं, सारे कर्म कर डालते हैं। ये तो जब जिसकी सत्ता होती है तो वो करता है, तो इस बात को तो इनको भी कहने का कोई राइट नहीं बनता है कि हाँ फला पार्टी नहीं कर रही या डेमोक्रेटिक पार्टी नहीं कर रही, ये तो कहना इनका कोई अधिकार नहीं। लेकिन मैम, अभी की बात करें अगर तो जो सत्ता में है उनसे सवाल किए जाएंगे, क्योंकि वो दावे भी करते हैं, वो तो उत्तर प्रदेश पुलिस का गुणगान करते हैं जी। अब वो रही बात पुलिस की, और अभी जो से अधिवक्ता के पास आप अपनी समस्या लेके आते हैं, हमारे पास वो हुनर है कि हम उसका उपयोग करके आपको जमानत दिलवाते हैं या जो भी करना होता है वो हम कर देते हैं। आपको न्याय दिलवाने की व्यवस्था हमारे माध्यम से होती है, हम उतना काम करते हैं। हम ना आपको अपने पैसे से जमानत कराते हैं, ना आपके घर तक जानते हैं, हम कुछ भी नहीं जानते आपके बारे में। अब आपके जिसने जमानत ली है जिम्मेदारी उसकी बनती है, फिर पुलिस का दायित्व बनता है कितने दिन के लिए कौन छूटा है उसके लिए जाके वारंट इशू कराए और उसके जाके गिरफ्तारी की कार्रवाई करे। आखिर नहीं की है तो पुलिस ने क्यों नहीं की है, इसकी खोजबीन करनी चाहिए। ये जिम्मेदारी बनती है शासन सत्ता की। शासन सत्ता अगर नहीं करता है कुछ ऐसा कार्य तो ये उसका दोष है। दूसरी बात उत्तर प्रदेश शासन की बात है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि मुख्यमंत्री के अलावा कौन सा विभाग किसी मंत्री के पास ऐसा है जो अपना काम कर रहा है, ये बता दिया आप हमको। कोई भी विभाग ऐसा नहीं है जो अपना काम कर रहा है। दूसरी बात, पुलिस कमिश्नरेट बनने के बाद में पहले पुलिस कहती थी हमारे पास अधिकार नहीं, हमारे पास साधन नहीं है। अब उनके पास अधिकार भी है, साधन भी है, जिसका प्रयोग वो निर्बल या निरीह जनता के ऊपर वो पूरी तरह से कर रहे हैं। जहां इनको करना चाहिए वहां नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि पुलिस अपना कार्य नहीं कर रही है अपना कार्य। अगर कोई कांड लेकिन नाम फिर ऐसे सबक क्यों नहीं लेते हैं? एक के बाद एक घटनाएं अगर पुलिस कार्य कर रही होती तो सबक लेना चाहिए था ना। और ऐसा नहीं है कि ये एक घटना है, हम यहाँ पर सिर्फ कुछ घटनाओं का जिक्र कर रहे हैं। हमने कई रिपोर्ट्स ऐसी भी दिखाई अपने दर्शकों को जहां पर लगातार जाने कितने लोगों की हत्याएं हो गई और पुलिस अभिरक्षा में होती आई है। यही बात आपसे हम कह रहे हैं कि वो करते क्या है, निरीह जनता के ऊपर या जो छोटे मोटे अपराधी हैं बिल्कुल के अंदर करना या उनको पीटना, उनसे वसूली करना, ये सब कांड करते हैं जो रोज पेपरों में आ रहा है, रोज सोशल मीडिया पे आ रहा है। ऐसा नहीं है कि वो नहीं कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, इसमें वाहवाही। और बड़े कांड की वो शासन सत्ता से उम्मीद करते हैं कि कोई कांड पूरा हो जाए या उधर से उनको कोई अनुदेश मिले उसका वो पालन करें, बस इतना करते हैं। पुलिस अपना काम भी अगर सुचारू रूप से करे तो इतने अपराध ना हो, ये बात भी सही है। ठीक है। नितेंद्र यादव जी के पास चलेंगे, सपा नेता। नितेंद्र जी, समाजवादी पार्टी पर तो गुंडाराज का आरोप लगता आया है, आपके विपक्षी दलों ने खूब लगाया है, वो इसी नाम से यहां तक कि समाजवादियों को पुकारते भी रहे हैं। लेकिन अभी गुंडे किस तरीके से खुलेआम घूमते हैं और गुंडई करते हैं, दबंगई करते हैं, गोलियां चला देते हैं, हत्याएं कर देते हैं, ये क्या है सर? ये जंगल राज है? निश्चित रूप से ये अत्यधिक जंगल राज है। पूरी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर समाप्त हो गया है और भारतीय जनता पार्टी को तो नैतिकता भी नहीं है कि किसी पर सवाल उठाए, लेकिन ये लोग अपनी उस आदत से बाज नहीं आते। मैं आपसे दो बातें कहना चाहता हूँ। एनसीआरबी के आंकड़े सामने हैं, वो इस पर वो हम लोग नहीं बनाते हैं, वो जो भी सरकार होती है वो अपने आंकड़े देती है। आज 12 से 17 तक की एनसीआरबी का डाटा ले लीजिए। ये तो अपने आप को दिखाते हैं कि भाई अपराध में, महिला अपराधों में हमारी सरकार में कमी आई। जब आंकड़े आते हैं तो इस तरीके की चीजें सामने आती हैं कि हमारी सरकार में तो इन अपराधों में कमी है, यहाँ पर तो हम शून्य पर हैं। क्या आंकड़े और सच्चाई की जब हम मिलान करते हैं तो बिल्कुल अलग नजर आता है सर?
गरिमा जी, मैं आपको बताऊं कि ये लोग जो वास्तविक आंकड़े होते हैं वो आंकड़े भी इनके प्रवक्ता नहीं रखते। ये सब तो हमारे आपकी ड्यूटी है कि हम लोगों को ना पड़ता है। जब एनसीआरबी के आंकड़े उठा के देखिए तो लगातार अपराध का ग्राफ भी बढ़ा, और महिला अपराध की तो आपको क्या बताएं कि आप भी उत्तर प्रदेश से हैं, आप एंकर हैं, आप देखिए पुलिस कितनी बेलगाम है। थाने के अंदर अगर महिला जाती है अपनी शिकायत लेकर के तो दरोगा बलात्कार कर रहा है। ललितपुर की घटना सबको याद है। बिल्कुल। कन्नौज में किसी महिला के साथ बलात्कार हो गया, लड़की के साथ उसकी माँ थाने में शिकायत दर्ज कराने गई, दरोगा ने उसकी माँ के साथ बलात्कार कर दिया। इससे ज्यादा निंदनीय क्या हो सकती? हाथरस की घटना कोई भूला नहीं है, उन्नाव की घटना कोई भूला नहीं है। ये लगातार और आज छेड़छाड़ की छोटी मोटी घटना है जिनको ये लोग आम चर्चा से और लोग अपनी लोक लाज की डर से नहीं दर्ज कराते। ऐसी घटना तो हर गली मोहल्ले में हो रही है। ये का तो नैतिकता। और आप तो दिल्ली के अंदर देख लीजिए कि इतना बड़ा अपराध हो रहा है कि जो हमारे अंतरराष्ट्रीय स्तर के जो पहलवान जिन्होंने देश को सोना दिया, वो महिला भी बैठी जंतर मंतर धरने पर, और भारतीय जनता पार्टी के नेता उसमें आरोपित है, उसमें कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। चार्जशीट आ गई, इसके बावजूद गिरफ्तारी नहीं हो गई। तो नैतिक छोटे मोटे अपराधियों की और नैतिकता की बात तो इस सरकार से उम्मीद ही नहीं की जानी चाहिए। ये सरकार नैतिकता खो चुकी है पूरी तरीके से, झूठे आंकड़ों पर और गुमराह करके ये शासन सत्ता में बने रहना चाहते हैं। लेकिन अब जनता जागरूक हो चुकी, जान चुकी है। ये न महंगाई की बात करना चाहते हैं, बेरोजगारी की बात करना चाहते हैं, गुंडाराज की बात नहीं करना चाहते, अपराधों पे बात नहीं करना चाहते। ठीक है। ये सिर्फ भावनात्मक और सांप्रदायिकता की बात करके देश को गुमराह करने की कोशिश करने में लगे रहते हैं, ठीक है, सफल नहीं हो। ठीक है नितेंद्र जी, आपके पास लौटेंगे। अंकुर सक्सेना जी के साथ पास चल लेते हैं, आरएलडी से प्रवक्ता है अंकुर जी। अभी देखिए समाजवादी पार्टी के लोगों का भी यही कहना है कि भाई कहीं ना कहीं साफ तौर पर इनकी ओर से एक्शन नहीं होता। आप जनता लेकिन समझ रही है, लेकिन आप बताइए जनता समझ भी रही है और जनता भुगत भी रही है, क्योंकि आम जनता के साथ ही इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं। यूपी में हत्याएं हो रही हैं, जिस तरीके से अपराध बेकाबू हो रहा है, बेलगाम हो रहा है, इसकी वजह क्या है? क्योंकि हम लगातार इस पर ही बात कर रहे हैं कि बहुत सारे दर्शक हमारे साथ जुड़े, उन्होंने कहा कि भाई प्रशासन का दबाव रहता है, लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि पुलिस के पास अपनी खुद की भी शक्तियां होती हैं जिनका इस्तेमाल कर सकती है वो। अब जैसे 43 कैदियों की फरारी की बात सामने आ रही है, पुलिस इन पर दबाव डाल सकती है, इनके परिजनों से संपर्क करे, इनकी तलाश तो शुरू करे, लेकिन पुलिस तो हाथ पर हाथ धरे बैठी है सर। पुलिस ने क्योंकि मिली भगत कर रखी है, पुलिस ने पैसे खा रखे हैं। बहुत से लोग खुलकर इस बात को कहते हैं और मैं भी आज उन्हीं की बात को यहां पर कह रही हूं कि मिली भगत जब है तो भाई क्यों हम आपको गिरफ्तार करेंगे सर? पुलिस तो उन लोगों पर एक्शन करती है जो बेचारे किसी चीजों में संलिप्तता नहीं होती। कई बार तो ऐसे मामले भी सामने आते हैं, बेगुनाहों को कई बार फंसा दिया जाता है। तो ऐसे अगर पुलिस काम करेगी तो ये तो आम जनता के साथ पूरी तरीके से खिलवाड़ है। देखिए सबसे बड़ी बात गरिमा जी ये है, एक चीज होती है लॉ एंड ऑर्डर और दूसरी होती है इच्छा शक्ति। अगर आपकी इच्छा शक्ति है तो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखा जा सकता है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। लेकिन जब आपकी इच्छा ही शक्ति नहीं है, आपकी इच्छा शक्ति क्या है? जब भारतीय जनता पार्टी जब से सत्तारूढ़ हुई है 365 दिन और 24/7 वो केवल इलेक्शन मोड में रहती है। एक दिन वो जिस दिन वो शपथ ग्रहण करती है उससे वो आगामी 5 वर्ष में जितने भी इलेक्शन होने वाले हैं अगली 5 वर्षीय योजना इलेक्शन की तैयार करने लगती है। तो प्रशासनिक मशीनरी हो चाहे पुलिस से रिलेटेड मशीनरी हो, वो सबकी आवभगत और सेवा भाव में ही जब लगे रहेंगे और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के सत्तारूढ़ दल के जो नीति रीति है तो नीति रीति के प्रचार प्रसार में एक पार्ट बनकर सहभागिता करने लगेंगे तो उसका दुष्परिणाम प्रदेश की जनता को भुगतना पड़ रहा है। और अगर इसी तरीके की परिस्थिति रहेगी तो कहीं ना कहीं ये दुष्परिणाम बढ़ता जाएगा। अब आते हैं, अभी प्रतिमा जी ने एक बात कही कमिश्नरेट प्रणाली पे। निसंदेह कमिश्नरेट प्रणाली तो थोड़े समय के लिए चालू किया गया और कानपुर जैसी जगह में चल रही थी, लेकिन इसका जो सबसे बड़ा दुष्प्रभाव ये आया है कि जो आईपीएस लॉबी है उनको इतने ज्यादा अधिकार दे दिए गए हैं, पुलिस को इतने अधिकार दे दिए गए हैं कि पुलिस वाले जो हैं वो अपने को जनता का माई बाप समझने लगे। और इसका सबसे बड़ा दुष्परिणाम ये है कि पहले ब्यूरोक्रेसी क्या होती थी, ब्यूरोक्रेसी में जो डीएम होते थे वो जिलाधिकारी होते हैं, वो आम जनमानस से जुड़े रहने वाली चीज होती थी। पुलिस को डीएम के अंडर में जब काम करना पड़ता था तो कहीं ना कहीं वो पुलिस अलग सिस्टम हो जाता था और डीएम का सिस्टम अलग होने की वजह से कहीं ना कहीं जनता को न्याय की उम्मीद हो जाती थी। अब जो मार रहा है वो ही सुनवाई कर रहा है। 107, 16 और 151 के जो मुकदमे हैं
उनमें आप यकीन मानिए लखनऊ जैसी जगह पर 5-5 दिन वो लोग जेल में डाल दे रहे हैं, 5-5, 7-7, 8-8 दिन उसको लोगों को बेल नहीं दे रहे हैं, जबकि ये प्रिवेंटिव एक्शन है। तो ऐसी स्थिति में जब मानने ही वाला शासन करने लगेगा तो आप किससे बचाव की उम्मीद करेंगे? बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये जो कमिश्नरेट की प्रणाली है ये बिल्कुल विफल हो चुकी है। लेकिन ये प्रणाली तो और ज्यादा मजबूत कानून व्यवस्था हो सके, इसी के चलते इन राज्यों में की गई थी या इन शहरों में की गई थी जहां पर अपराध निरंकुश हो रहा था। और आप कह रहे हैं कि यही प्रणाली है कि कहीं ना कहीं अपराध जो है वो बढ़ रहा है। इस बात को कैसे माना जाए? सरकार ने तो यही कहकर कमिश्नरेट प्रणाली की शुरुआत की थी कि भाई यहाँ पर सीधा एक्शन हो सके, किसी से पूछने की देरी ना हो, एक्शन तुरंत पुलिस वाले ले सके। आप अगर ये कह रही है कि इसको कैसे माना जा सकता है तो नहीं, मैं आपसे पूछ रही हूँ क्योंकि सरकार ने यही वजह दिया था। गरिमा जी, मैं उसी चीज का जवाब दे रहा। हाँ। अगर ये प्रणाली इतनी सफल होती तो आप ही के चैनल पर चर्चा क्यों चल रही होती? भाई कमिश्नरेट प्रणाली के रहते हुए लखनऊ में माननीय न्यायालय के अंदर मर्डर कर दिया जाता है, माननीय न्यायालय में मारा जाता है व्यक्ति को, तो कहीं ना कहीं कमिश्नरेट प्रणाली कहाँ रह गई है? ठीक है, यानी आपको लगता है कि ये प्रणाली फेल नजर आ रही है, पूरी तरीके से निरंकुश अपराध नहीं कर पाई है, इसी के चलते आप इस पर हमला बोल रहे हैं। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारी इस चर्चा में आने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो देखिए, हिस्ट्री शीटर्स को पकड़ने में पुलिस नाकामयाब नजर आ रही है और जनहित से जुड़ा ये मुद्दा बेहद अहम है, क्योंकि अगर लॉ एंड ऑर्डर को ठीक नहीं किया गया, इसे मेंटेन नहीं किया गया, तो आम जनता को बहुत कुछ भुगतना पड़ सकता है। जिस तरीके से अपराधी बेलगाम होकर खुलेआम सड़कों पर गोलियां चला देते हैं, न सिर्फ सड़कों पर बल्कि न्याय के उस मंदिर में कटघरे में खड़े व्यक्ति को भी गोली मारी जाती है। ये गोली कानून को भी लगती है, कानून के रखवालों को भी लगती है और कई सारे सवाल खड़े कर जाती है कि आखिर क्यों यूपी पुलिस इतनी नाकाम हो गई है। जनहित में आज उतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।